जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सभी साथियों को। आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी बच्चों कि इस बार एसएससी ने पैटर्न में थोड़ा चेंज करा है। हर बार क्या होता था कि टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के बाद लोकेशन और पोस्ट प्रेफरेंसेस भरवाई जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार एसएससी में पहली बार ऐसा, मतलब क्रांतिकारी कह सकते हैं, एक बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई टीयर 1 और टीयर 2 हो गया, और टीयर 2 होने के बाद में इस बार फर्स्ट टाइम मतलब आपको ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए कहा गया है, और वो भी तब जब टीयर 2 का रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया नहीं गया है। मतलब आपको केवल जो है आंसर की मिली है और उसके बेस पर आपने अपने मार्क्स को डिसाइड किया होगा, और अभी पहले ही आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भराई जा रही है। और इसमें आपको बहुत ही सावधानी से देखते हुए फिल करना है कि भाई कि अगर आपने अपने होम स्टेट चाह रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि भाई आपको पास की लोकेशन मिल जाए, तो उसी हिसाब से आपको देख करके फिल करना है कि भाई कि आप उसमें बहुत ही सावधानी से फिल करना है कि भाई अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आप इसी पोस्ट को फिल करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। चलो, बहुत सावधानी से भरनी चाहिए लोकेशन बच्चों। फिर बाद में दुख होता है कि मेरे नंबर तो इतने अच्छे आए थे, मैं इसे अपना होम स्टेट चुन सकता था, पर उस वजह से गलती हो जाती है। साथ ही साथ पोस्ट प्रेफरेंसेस का भी अंदाजा बच्चे कई बार नहीं कर पाते हैं कि किसे कैसे भरनी चाहिए और कैसे मिल सकती है। इस बारे में हमारे इंग्लिश स्पेशलिस्ट हिमांशु सर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। जुड़े रहिए उनके साथ, वो बताएंगे कि कैसे चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे कैसे अपनी स्टेट को आप अच्छे से चुन सकते हैं। चलो बच्चों। थैंक यू सर। चलिए भाई, तो इस चीज को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखो भाई, होता क्या था कि पहले जो हमारा सीजीएल था, ठीक है, तो सीजीएल इस बार हो गया आपका, बहुत अच्छे से आपने किया होगा। और पोस्ट प्रेफरेंस लास्ट में आपसे भराई जाती थी, जब आप अंत में जाते थे और लास्ट में जाकर के आपको एक फॉर्म दिया जाता था, और उस फॉर्म में आप लोग उसको फिल करने की कोशिश करते थे अपने हिसाब से। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि भाई आपको जो है आपका रिजल्ट आ चुका है टीयर 2 का, ठीक है, रिजल्ट मतलब रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन केवल आपको आंसर की आई है, और आंसर की के बेस पर ही आपको पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कराया जा रहा है। और वो भी आपको करना है बहुत ही सावधानी से, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी गलती की तो आपको जो आपका नजदीक की लोकेशन मिल सकती थी, आपको अपने मार्क्स के बेस पर एक जॉब मिल सकती थी, उसको सिक्योर कर सकते थे, तो आप उसको गवा सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखेंगे और सारी चीजों को समझते हुए। देखो, अगर आपसे कोई कहता है कि भाई मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस की लिस्ट बना सकता हूं, कि मैं आपको दे सकता हूं कि ऐसे पोस्ट भरनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको पोस्ट क्यों चाहिए, तो आपका कहना हो सकता है कि भाई मुझे पावर के लिए पोस्ट चाहिए, कोई कह सकता है कि मुझे पैसे के लिए चाहिएगा, और कोई कह सकता है कि मुझे सिर्फ लोकेशन पास की चाहिए। अब पैसा हो या फिर ज्यादा कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी चीज को देखते हुए जो है आपको अपने हिसाब से पोस्ट की एक क्रम लगाना होगा, कि सबसे पहले आपको ये वाली पोस्ट फिल करनी है, उसके बाद आपको ये वाली पोस्ट फिल करनी है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, तो इसमें जो है आप देखिए भाई, अगर आपसे कहा जाए कि भाई सभी पर्सन्स का फिल करने का नजरिया अलग हो सकता है। कोई पर्सन कहेगा कि मुझे पास की सिटी चाहिए, मुझे नजदीक की लोकेशन चाहिए, और कोई कह सकता है कि मुझे पावर के लिए जॉब करनी है, कोई कह सकता है मुझे प्रमोशन जल्दी चाहिए। यानी अगर उसने जॉब की तो वो कह सकता है भाई मुझे जो है प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाए, आगे दोबारा से पेपर ना देना पड़े, तो वो प्रमोशन चाहता है। और कोई कह सकता है कि भाई मुझे ट्रांसफर मिल जाए, जैसे मान लो उसने पहले कहीं तमिलनाडु में कहीं पर हो गया और चाह रहा है कि जल्दी से ट्रांसफर इधर हो जाए। लेकिन आप इस बात को समझिएगा, आज के टाइम पर ज्यादातर डिपार्टमेंट में जो आपके ट्रांसफर है वो बंद हो चुके हैं। ठीक है, 80 से 90% में मान के चलो कि पहले ऐसा हुआ करता था कि पहले ज्यादातर ट्रांसफर हो जाया करते थे, लेकिन अभी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करोगे तो ट्रांसफर आपके ज्यादातर बंद ही हैं। और कोई बंदा कैसा कहता है कि भाई मुझे दिल्ली में जॉब चाहिए, कोई कहेगा मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता दूं, एक जॉब है आपकी इसके अंदर MEA, ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो केवल ये एकमात्र जॉब है जहां पर आपको SSC सीजीएल के अंदर अदर कंट्रीज में जाकर के काम करने का मौका मिलता है। जितनी भी आपकी VIP VVIP सेवाएं होती हैं वो सारी आपकी MEA को दी जाती हैं। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसी जॉब है जहां पर आपको एक ऐसा कल्चर देखने को मिलता है जहां पर आप अदर कंट्रीज में काम करते हैं, यहाँ से 3 गुना 4 गुना पैसा आप कमाते हैं। ठीक है, तो डिमांड में रहती है, काफी प्रचलित पोस्ट है। उसके बाद में कोई बंदा कहता है मुझे पीसफुल जॉब चाहिए, भाई मुझे केवल काम करना है, और बाकी जो है जैसे मान लो कहीं कहीं पर होता है कि भाई 24 घंटे काम करना पड़ता है। अब एक पोस्ट है आपकी एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर में क्या होता है, वहां पर आप जो है ट्रक वगैरह आते हैं तो उसको चेक करना पड़ता है, तो वहां पर आप 24 घंटे कभी भी आ सकते हैं, तो वो एक पीसफुल जॉब नहीं है। और अगर कोई कहे कि भाई मुझे केवल सैलरी के लिए काम करना है, कोई कहेगा सिर्फ मुझे लीस्ट वर्क करना है, कम से कम काम करना है, कोई कहेगा ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां चाहिए। तो इस तरीके से सभी का जो नजरिया है वो अलग है। मान लो कि भाई आप किसी पर्सन की पोस्ट प्रेफरेंस देख करके कह सकते हो कि ये इस पर्सन को क्या चाहिए। आप अगर वो पर्सन ITI इनकम टैक्स को ऊपर रखेगा तो आप बता सकते हैं कि इस पर्सन को पैसा जो है एक तरीके से पावर चाहिए, रोला। और कोई अगर जो है आप एक पोस्ट होती है आपकी AAO नाम की, है ना, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो वो पर्सन अगर उसको फिल करेगा पहले नंबर पर तो आप कह सकते हैं उसको पैसा चाहिए। तो इस तरीके से सभी की प्रेफरेंस अलग है। देखो जरा, सबसे पहले देखिएगा कि भाई SSC की जितने भी आपकी पोस्ट हैं उसको अगर ग्रेड पे में डिवाइड किया जाए, जैसे मान लो ग्रेड पे से अलग इसको आप पे के हिसाब से भी देख सकते हैं कि भाई, लेकिन मैंने ग्रेड पे के हिसाब से डिवाइड किया है। तो SSC CGL की पोस्ट आपकी 2400 ग्रेड पे की होती है, 2800 ग्रेड पे की होती है, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, और सबसे बड़ी होती है आपकी कौन सी, 4800 ग्रेड पे। ठीक है ना।
तो ये आपकी थोड़ी नीचे होगी, इसके ऊपर करता हूँ 4800 ग्रेड पे ये वाली जॉब है आपकी, ठीक है। तो आप देख लो भाई एक बार, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अगर 2400 ग्रेड पे की बात की जाएगी, जो एसएससी की सबसे लोएस्ट पेड जॉब होती है वो होती है आपकी कौन सी, टीए। ये अब तक हुआ करती थी, लेकिन इसके साथ में एक जॉब आपकी और आ गई जो पहले सीएचएस में हुआ करती थी, वो है आपकी पोस्टल असिस्टेंट पीओ, या फिर आप कह सकते हैं कि शोर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट ये है आपकी पीए, ठीक है, पोस्टल, है ना, पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि शोर्टिंग असिस्टेंट ऐसी। तो ये दो पोस्ट आपकी पहली बार एसएससी में मतलब सीजीएल में इंट्रोड्यूस की गई, पहले आपकी सीएचएसएल में हुआ करती थी। और आपने देखा कि भाई जो 37,000 वैकेंसी थी, ठीक है, तो वो 37,000 वैकेंसी जो इस बार बहुत ज्यादा आपको दिख रही है वो इन्हीं की वजह से है। पहले क्या था, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपकी 8,000 10,000 वैकेंसी आती थी, लेकिन इतनी ज्यादा वैकेंसी इस बार पहली बार आई 37,000 के आसपास। तो उनमें से आप मान करके चलो ये जो है आपकी पोस्टल असिस्टेंट और शोर्टिंग असिस्टेंट, इन्हीं की 20,000 के आसपास वैकेंसी थी, 20 के, ठीक है। तो 20 के आसपास 19,000 कुछ वैकेंसी थी, तो इन्हीं की वजह से वो वैकेंसी इतनी ज्यादा हो गई। तो अब देखिएगा 2400 ग्रेड पे की जो आपकी पीए हो सकती है और टीए हो सकती है। टीए का मतलब क्या होता है, टैक्स असिस्टेंट, और इसमें दो टाइप की जॉब होती है, एक होती है सीबीडीटी और एक होती है आपकी सीबीआईसी। सीबीडीटी का मतलब है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये आपकी इनकम टैक्स के अंडर में आती है ना। ये आपकी कहां पर आती है, इनकम टैक्स के अंडर में आती है। इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है वहां पर आती है आपकी सीबीडीटी। और सीबीआईसी की बात करें तो ये होती है आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स, है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो ये जो है आपकी एक्साइज के अंदर आती है, एक्साइज, ठीक है। तो एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो अगर आपको जो है एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करना है तो टीए की आप सीबीआईसी ले सकते हैं, और आपको इनकम टैक्स में काम करना है तो आप टीए की जो है सीबीडीटी ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप यहाँ पर रिकमेंड करेंगे, सबसे पहले अंतर समझ लो, मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ भाई। अब अगर आप 2400 ग्रेड पे की बात करते हैं, तो 2400 ग्रेड पे के अंदर जो आपको टीए दिया जाता है, टीए का मतलब टैक्स असिस्टेंट, तो पहली यहां पर है आपकी सीबीडीटी और दूसरी है आपकी सीबीआईसी। तो बात करें अगर टैक्स असिस्टेंट की, जो आपकी सीबीडीटी है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है, और ये आपकी एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर आती है। अब अंतर जान लो क्या होता है। देखो सबसे पहले जब आप टीए लगते हैं तो टीए के बाद में आपको क्या करना होता है कि भाई अगर आप यहां से लेकर के आपको 10 साल का टाइम लगाना है, 10, ठीक है, कितना, 10 साल का, और 10 साल का टाइम लगने के बाद में आप बन जाते हैं सीनियर टीए। क्या बन जाते हैं, सीनियर टीए। और सीनियर टीए बनने के बाद में फिर आपको 5 साल का वेट करना है, तो 5 साल के वेट के बाद आप बन जाएंगे इंस्पेक्टर, ठीक है। क्या बन जाएंगे, इंस्पेक्टर। तो आपको टीए से लेकर के, और टीए भी कौन सा वाला, सीबीडीटी वाला, मतलब इनकम टैक्स वाला, वहां से आपको अगर इंस्पेक्टर तक जाना है तो 10 साल लगाने पड़ेंगे आपको, कहां तक, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये आपका इसका था, ठीक है, ये जो था आपका, ये आपका नीचे वाले का था, ये वाला था आपको। अगर आप सीबीआईसी में काम करेंगे, सीबीआईसी में, ठीक है ना, तो सीबीआईसी में आपको जो है 10 साल का टाइम लगाना है, और 10 साल के बाद आप बन जाएंगे क्या, सीनियर टीए, है ना, सीनियर टीए। और उसके बाद प्लस 5 साल और, तब जाकर के आप बनेंगे इंस्पेक्टर पोस्ट पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ पर केवल 5 साल आप काम करेंगे, और 5 साल के बाद आप बन जाते हैं क्या, इंस्पेक्टर पोस्ट पर चले जाते हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए भाई दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि भाई यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट रूल नए लागू हो रहे हैं, तो वहां पर ये चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि अभी सही नहीं है। अभी क्या है कि भाई अगर आप सेम पोस्ट पर यहाँ पर जाते हैं तो आपको 15 साल लगाने के बाद में तब जाकर आप इंस्पेक्टर बनेंगे, और यहाँ पर आप केवल 5 साल लगाने के बाद इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो ये मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अगर चुनेंगे तो आप ये वाली चुने, ठीक है ना। तो अगर आप ये वाली पोस्ट चुनते हैं टीए वाली, तो कौन सी चुननी है आपको, सीबीडीटी वाली चुननी है, ठीक है। आगे नियम आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, तो वहां पर वो चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन अभी के हिसाब से आपको जो टीए चुनना है, कौन सा चुनना है आपको, सीबीडीटी वाला, यानी इनकम टैक्स वाला। आगे देखो उसके बाद में अगला भाई, तो मैंने आपको बताया कि भाई टीए के अंदर एक पोस्ट होती, मतलब 2400 ग्रेड पे में एक होती है आपकी टीए की, एक सीबीडीटी और एक आपकी सीबीआईसी। ये एक्साइज वाला है और ये आपका इनकम टैक्स वाला है। बात करें एक है आपकी पीए और ऐसे, मतलब पोस्टिंग असिस्टेंट, और एक आपका शोर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, शोर्टल असिस्टेंट। तो ये ज्यादा बहुत अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो ये इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी इस बार है, कितनी है आपकी, 20,000 के आसपास वैकेंसी है। और यही वो वैकेंसी है जिनकी वजह से आप जॉब ले सकते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन है जिसको केवल जॉब चाहिए, मतलब वो ये चाह रहा है कि केवल मतलब एक तरीके से जो बेरोजगार है वो केवल जॉब ले ले, कैसी भी उसको जॉब मिल जाए, तो ये वाली आप फिल कर सकते हैं, पोस्टिंग असिस्टेंट और शोर्टल असिस्टेंट। तो ये बहुत ही अच्छी कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इनको फिल कर सकते हैं, ठीक है। 20,000 के आसपास वैकेंसी है। तो यहाँ पर वही होता है कि भाई पर्सन जाते हैं, उसके बाद जैसे टिकट वगैरह लिया, और एक बंदा बैठा होता है, वो 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक काम करता है, तो बहुत ही खराब काम होता है। तो उसी को करने के लिए ये बंदे रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। उसके बाद बात आती है 2800 ग्रेड पे की। तो 2800 ग्रेड पे में जो जॉब आती है उसका नाम है आपका ऑडिटर, ठीक है ना। अब ऑडिटर भी आपके दो प्रकार होते हैं, एक होता है कैग और एक होता है आपका सीजीडीए। तो इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। देखो जरा, बात करें अगर
2800 ग्रेड पे की, तो 2800 ग्रेड पे में आपकी जॉब आती है कौन सी, ऑडिटर। और ऑडिटर में एक होता है आपका कैग वाला ऑडिटर, है ना, और एक होता है आपका सीजीडीए वाला ऑडिटर। अगर कैग की हम बात करें तो ये है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब फुल फॉर्म होती है। और ये होता है आपका क्या, कंट्रोलर जनरल, ठीक है। मतलब एक तरीके से कहें तो ये आपका जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपको जो है डिफेंस का एक ये अलग होता है, मतलब यहाँ पर आपको डिफेंस कह सकते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये आपका डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड। और ये क्या है आपका नॉर्मल कैग है, नॉर्मल। और ये है आपका डिफेंस वाला है। तो दोनों में अंतर जान दो एक बार भाई। अगर आप 2800 ग्रेड पे की जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कैग वाला ऑडिटर है और एक आपका सीजीडीए वाला ऑडिटर है। तो कैग वाले की बात करें एक नॉर्मल होता है और एक आपका जो होता है ये डिफेंस वाला होता है। तो यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला लें, जो सीजीडीए वाला है, ये प्रेफर करें। वजह बता देता हूँ क्यों। देखो वजह क्या है यहाँ पर, इसको जान लो जरा। जो सीजीडीए वाला है, यहाँ पर आपकी अगर बात करें ट्रांसफरेबल है ना, तो यहाँ पर आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसफर। यहाँ पर आपके ट्रांसफर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से ट्रांसफर अगर होंगे भी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप ट्रांसफरेबल जॉब है ना, तो ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल है आपकी। तो पहला अंतर आपने जान लिया कि भाई ये ट्रांसफरेबल नहीं है और नीचे वाली आपकी ट्रांसफरेबल है। तो यहाँ पर आप ट्रांसफर ले सकते हैं, यहाँ पर आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और दूसरा अंतर क्या है कि भाई यहाँ पर प्रमोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 साल का टाइम लगाना है, और 6 साल के बाद में जो है यहाँ पर आपके प्रमोशन हो जाते हैं, आगे आप लेवल पर चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में बात करें कि भाई जो आपका कैग वाला होता है, यहाँ पर प्रमोशन का 3 साल का ही है, यहाँ पर आप 3 साल में प्रमोशन ले लेते हो। तो एक आपका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ पर आपका 3 साल में प्रमोशन हो जाता है और यहाँ पर आपका 6 साल में प्रमोशन होता है। तो इसको आप देख लें एक बार, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर है, वहाँ पर ट्रांसफर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है आपका वर्कलोड ज्यादा है, यहाँ पर आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वर्कलोड यहाँ पर बहुत कम है, वर्कलोड की बात करें तो यहाँ पर आपका बहुत कम है, ना के बराबर, मतलब इतना ज़्यादा लोड नहीं होता है। फिर भी डिपार्टमेंट डिफर करता है कि कभी कभी 12 महीने में कुछ टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पर ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, बट मोस्टली इतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्कलोड कम है, हाई मेरिट भी यहाँ पर कमी जाती है, वहाँ पर मेरिट ज़्यादा जाती है। और यहाँ पर जो होता है एक तरीके से ट्रांसफरेबल नहीं है और ये ट्रांसफरेबल है। तो इसमें अगर चुने आप तो ये वाला आप चुन सकते हैं, ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि ये वाला आप चुन सकते हैं। इसके बाद में अगला देखो एक क्या है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमने देखा 2400 ग्रेड पे में आपका टीए आ जाता है, उसमें सीबीडीटी और सीबीआईसी हो जाता है। 2800 ग्रेड पे में आपका क्या आता है, ऑडिटर कैग वाला और सीजीडीए वाला आ जाता है। और 4200 ग्रेड पे में आपका आता है कौन सा, डीए, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी डिविजनल अकाउंटेंट्स। तो ये भी एक आपकी पोस्ट है अच्छी खासी। यहाँ पर 4200 ग्रेड पे में जो है, वैसे तो इसकी आपकी ऑल इंडिया हर जगह है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। तो अगर आपको साउथ में नहीं जाना, नॉर्थ इंडिया में काम करना है, और इसकी मेरिट भी कोई ज़्यादा कम नहीं, काफ़ी अच्छी खासी मेरिट जाती है, तो ये आपकी जो है नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। दिल्ली में अक्सर ये देखने को मिलती है ज़्यादातर, वैसे होने को तो साउथ में भी हो जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि साउथ में नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर केस में अगर आप देखोगे तो ये आपकी दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलती है। और काफ़ी रुतबा है जॉब का भी, पैसे भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। तो ये जो जॉब है आपकी डिविजनल अकाउंटेंट की, ठीक है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। और यहाँ पर जैसे मान लो भाई कोई भी टेंडर वगैरह पास होता है, या कोई भी नगर निगम का कोई भी काम होता है, या साइन करके आपको देने होते हैं कि भाई ये टेंडर पास होगा, तो ये जितने काम होते हैं आपके डीए के ही होते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट्स के, ठीक है। तो डिविजनल अकाउंटेंट एक तरीके से काफ़ी पावर होती है इसके पास में, और काम को इतना ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ चीज़ों को पढ़ करके समझना होता है। एनालाइज किया आपने भाई, आप एक कुर्सी पर बैठे हुए आराम से, और आपके पास में कोई फाइल आती है, तो पहले आप उसको समझेंगे आराम से कि भाई जो भी चीज़ है वो इलीगल तो नहीं है, या इतने का बोला है कि भाई यहाँ पर 1 करोड़ का खर्चा होगा और ये वाला जो है टेंडर पास होगा, तो वो चीज़ों को समझोगे पहले आप अपने हिसाब से, उसके बाद साइन करके दोगे। तो वो सारे काम जो होते हैं किसके होते हैं, डीए के होते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट। मोस्टली दिल्ली में होती है, मतलब नॉर्थ स्टेट में होती है, और अगर मैं कहूँ तो साउथ में भी कुछ ये पोस्ट हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर की अगर मैक्सिमम आप देखोगे तो वो आपकी नॉर्थ में ही होती है। आगे अगर हम बात करें तो भाई 4600 ग्रेड पेपर आते हैं, 4600 ग्रेड पेपर, तो देखिएगा एक बार। अच्छा, इसी में 4200 ग्रेड पे में एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस करी गई है, उसका नाम है आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट। तो आप देख लो ये जो पोस्ट है आपकी, ये भी 4200 ग्रेड पे की है। तो अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई टीए जो है आपके टैक्स असिस्टेंट जो 2400 ग्रेड पे के हैं, वो एक है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। तो जो सीबीडीटी है ये इनकम टैक्स वाले, और ये आपके एक्साइज वाले। तो यहां पर आपका जो ट्रांसफर हो रहा था, इसको देखो जरा, यहां पर जो सीबीआईसी वाला है, तो इसमें जो आपका प्रमोशन हो रहा था वो 10 साल
में तो आप सीनियर टीए बन रहे थे, 5 साल लगाकर फिर आप इंस्पेक्टर बन रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, और जो आपका सीबीडीटी वाला था यहाँ पर केवल 5 साल लगाकर आप इंस्पेक्टर बन जा रहे थे। तो ये वाली पावर, कहने का मतलब ये है कि ये जब 10 साल में लगाकर आप क्या बनोगे, सीनियर टीए बनोगे, तो ये सीनियर टीए के बराबर ही पावर है उसकी एग्जीक्यूटिव वाले की, जो मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, ये वाला देख लो एक बार। जो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट है तो इसकी पावर लगभग सीनियर टीए के बराबर है। तो कहने का मतलब सीनियर टीए क्या करेगा, 5 साल का टाइम लगाकर क्या बन जाएगा, आपका इंस्पेक्टर बन जाएगा, इंस्पेक्टर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट्स, तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हो। और बात करें डीए तो खैर है ही, ठीक है। और बाकी 2400 ग्रेड पे की ये वाली है आपकी सीबीडीटी और सीबीआईसी, ये टैक्स असिस्टेंट वाली। और इसके बाद में देखते हैं, अगर हम बात करें 4600 ग्रेड पे की, तो आप सबको पता है ये एक न्यू पोस्ट आई है भाई, आपकी न्यू पोस्ट है, नई पोस्ट है। ये है आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट इन पोस्ट ऑफिस। जैसे मान लो भाई आपने 2 पोस्ट का नाम सुना होगा, एक है आपकी शोल्टिंग असिस्टेंट और एक है आपकी पोस्टल असिस्टेंट, जो पहली बार आई है एसएससी के सीजल के अंदर। तो बहुत ही लो, मतलब लीस्ट पेड आपकी जॉब है, फिर भी आपकी 35,000 से 40,000 के आसपास तो इन हैंड सैलरी आई जाती है, किसमें, पोस्टल असिस्टेंट और शोल्टिंग असिस्टेंट में। लेकिन बाकी जो काम है वो इतना ज़्यादा कोई अच्छा काम नहीं है। लेकिन उसी के एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा वर्जन, उसी का बड़ा वर्जन है आपका इंस्पेक्टर पोस्ट। जो इंस्पेक्टर पोस्ट है आपकी, ये भी पोस्ट ऑफिस के अंदर ही है ना, ये भी आपकी बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के अंदर ही है। और पोस्ट ऑफिस के अंदर लगभग आपका जो है पोस्ट ऑफिस का ही काम इसका होता है, लेकिन ये पोस्टल असिस्टेंट से थोड़ा हाई लेवल की जॉब होती है। तो आप अगर पोस्टल असिस्टेंट नहीं लेना चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि आप पोस्ट ऑफिस में काम करें, तो ये वाली प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट वाली। तो उससे थोड़ी लेवल इसका अच्छा है और ग्रेड पे भी अच्छा है, 4600 ग्रेड पे, ठीक है। तो आगे देखो भाई, इसके बाद में आती है कौन सी, आपकी आईटीआई। सबसे ज्यादा डिमांड में जॉब रहने वाली, जो आपको पता है कि भाई आईटीआई का मतलब क्या, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो एसएससी सीजीएल की जो है आपकी सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली जॉब है। देख लो भाई इसको एक बार। तो आईटीआई में आप सबको पता है कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर में, अगर मैं थोड़े बहुत 4-5 पॉइंट बताऊं इसके बारे में, तो यहाँ पर आपको वर्दी नहीं मिलती है। हालांकि इसका रुतबा काफ़ी होता है, रोला होता है कि भाई वो बंदा इनकम टैक्स में काम कर रहा है, लेकिन इसके पास में वर्दी नहीं होती है। और हालांकि इसमें कोई हाइट वगैरह का कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, कोई भी इनकम टैक्स बन सकता है। और मेरिट तो काफ़ी हाई जाती है, बहुत हाई जाती है। और देखें तो एक तरीके से पूरे इंडिया में इसकी वैकेंसी होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता किस स्टेट में कितनी है। भाई अगर एसएससी ने कभी ये नहीं बताया अपने एंड पर कि भाई उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी रहेंगी इनकम टैक्स की, या फिर मध्य प्रदेश में कितनी रहेंगी, गुजरात में कितनी रहेंगी, तो अगर ये पता लग जाता तो उसी हिसाब से हम फिल करते भाई कि भाई मध्य प्रदेश में इतनी है तो हम आईटीआई डाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन के मान लो भाई 320 मार्क्स आ गए, उसने आईटीआई फिल कर दी और उसको मिल गया साउथ, मिल गया साउथ में कहीं पर केरला में भेज दिया गया, उसको अंडमान में भेज दिया गया, तमिलनाडु में भेज दिया गया, तो फिर क्या होगा कि भाई एक तरीके से वो 1-2 साल तो अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद वो घर में कोई काम होगा, छोटे मोटे फंक्शन होंगे, तो वहां पर वो आ ही नहीं पाएगा। तो देखना है कि भाई आपको किस तरीके से जॉब चाहिए। तो देख लो एक बार, इनकम टैक्स लगता है कि बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन वास्तव में आप अगर मैरिड आप मतलब एक तरीके से अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको नोट मिल सकता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं, अगर मेरिट आपकी मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप इसको ना चुनें। उसके बाद में जीएसटी इंस्पेक्टर वही है भाई, जिसको आपको पता है इसका पुराना नाम क्या होता था, एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर जो इसका पुराना नाम है, पहले इसका मतलब नाम ये हुआ करता था, अब बदल करके इसका नाम क्या हो गया आपका, जीएसटी इंस्पेक्टर। तो आप देखो भाई इसको एक बार, ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको वर्दी भी दी जाती है, मतलब इसकी भी कोई कम वैल्यू नहीं है, बहुत ही बढ़िया जॉब है, अच्छी जॉब है। आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स से थोड़ी कम मेरिट जाती है और वर्दी इसके पास में होती है। और कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा, हाँ इतना है कि यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया होता है कि थोड़ा सा फिजिकल का यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें हाइट रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप एक बार सर्च करके देख लेना इंटरनेट पे कितनी हाइट है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी जॉब है, बढ़िया जॉब है। आप बात करेंगे इसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, तो ये भी काफ़ी डिमांड में रहने वाली जॉब है। आपसे पहले तो ये वाली जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती थी, एग्जामिनर। आपसे पहले ये नंबर 1 जॉब हुआ करती थी, मतलब सभी की जुबान पर रहा करता था कि अगर किसी ने सीजल क्वालिफाई किया है, अच्छे मार्क्स हैं, तो एग्जामिनर को चूज किया करता था। जैसे आप बदल करके इनकम टैक्स को पहली प्रायोरिटी पर आ गए, और इनकम टैक्स से भी आगे निकल रहा है एमईए, तो उससे आगे पहुंच गया आप। लेकिन पहले ये सभी की जुबान पर रहा करता था एग्जामिनर, लेकिन अब ये पीछे हो गया। तो एग्जामिनर हो गया और आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया। ये पोस्ट भी काफ़ी आपकी डिमांड में है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और ये ज़्यादातर आपकी पोर्ट पर होती है, पोर्ट पर, जैसे मुंबई में पोर्ट हो गए आपके, या फिर आपके केरला में पोर्ट हो गए, विशाखापट्टनम में पोर्ट हो गए। तो इस तरीके से ये जो पोर्ट होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर रहती हैं। एग्जामिनर के बारे में आप जानते हैं कि भाई जो शिप वगैरह आते हैं, जहाज़ वगैरह आते हैं, या फिर जो ट्रक वगैरह आते हैं कंसाइनमेंट वगैरह लेकर के, तो उसको चेक करना काम रहता है। मान लो कोई ट्रक आ गया तो चेक किया जाएगा भाई जो उसने बोला है उतना ही माल है, या कुछ इलीगल चीज़ें तो नहीं जा रही हैं। तो जब तक वो पर्सन ना बोल दे, जब तक एग्जामिनर ना बोल दे, तब तक वो ट्रक जाएगा नहीं, या फिर तब तक वो शिप जाएगा नहीं। तो ये सारी पावर्स एग्जामिनर के पास में होती हैं, और ये कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद सोचो, अगर
आपको सोचो, अगर कोई पर्सन है जो एग्जामिनर की पोस्ट पर काम कर रहा है और ट्रक या फिर कोई भी वाहन वगैरह जो जाते हैं, जो इलीगल सामान लेकर के जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं वो केवल दिन में जाएंगे, रात में भी जा सकते हैं। तो वर्कलोड ज्यादा रहता है, ये शिफ्ट आपकी रात में भी हो सकती है और दिन में भी हो सकती है। तो एग्जामिनर को देख लो एक बार। उसके बाद में प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, ये दोनों ही पोस्ट जो है आपकी पोर्ट पर होती है। एग्जामिन बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर से ऊपर रहती है ये वाली पोस्ट आपकी, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है कि ये पोस्ट रहेगी तो आपकी केवल पोर्ट पर ही ना, मतलब ये पोस्ट आपकी ऐसा नहीं है कि भाई आप दिल्ली में काम करने हैं, ऐसा काम करने हैं। तो अगर आप दिल्ली में पीसफुल जॉब करना चाहते हैं, आराम से जॉब करना चाहते हैं, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। एग्जामिनर भी नहीं है और प्रिवेंटिव ऑफिसर भी नहीं है, इनको आप ना चुने। अगर आप पीसफुल जॉब करना चाहते हैं 9 to 5 जैसी ऐसी जॉब है। और एक हो गई आपकी एएसओ इन दिल्ली, एएसओ इन सीएस, तो इसको समझोगे भाई, ये जॉब है आपकी एएसओ इन सीएसएस। तो एएसओ के बारे में जानते हैं, ये पोस्ट का नाम है और ये डिपार्टमेंट का नाम है। डिपार्टमेंट का नाम है आपका सीएसएस। तो सीएसएस का मतलब क्या है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। तो ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस क्या है, डिपार्टमेंट है, और उसके अंदर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है ना। तो आप देख लो भाई, ये एकमात्र ऐसी जॉब है जो दिल्ली में रहती है। कहां पर, केवल दिल्ली में रहती है, एकमात्र, दिल्ली से बाहर कहीं नहीं है। और बाकी देखो, यहाँ पर ये एकमात्र डिपार्टमेंट नहीं है, केवल सीएसएस ही नहीं है जो एएसओ की पोस्ट दे रहा है। आप एमईए की बात करेंगे तो एमईए जो होता है आपका मिनिस्टर, मतलब वो आपका जो एक्सटर्नल, जो आप अदर कंट्री में काम करते हैं, तो वो वाला भी आपका एएसओ की पोस्ट देता है। तो जिस पोस्ट के पीछे भी एएसओ लिखा होगा, ठीक है, एएसओ, तो समझ लो वो आपकी दिल्ली की पोस्ट है। एएसओ वाली सारी पोस्ट दिल्ली की पोस्ट होती है, बहुत बेहतरीन पोस्ट होती है। तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप दिल्ली में काम करना चाहते हैं। तो बहुत ही पीसफुल, आराम से 9 से लेकर के 5 जो आपकी दिन दिन में हो जाने वाली जॉब है। कोई ऐसा ज्यादा वो भी नहीं है कि आपको रात में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतरीन जॉब है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में देखो जरा, बात करें एमईए, तो मैंने आपको अभी बताया 4600 ग्रेड पे की जॉब है आपकी एमईए, है ना। तो ये एकमात्र जॉब है जहां पर आपको वीआईपी कल्चर देखने को मिलता है। वो सेवाएं आपको मिलती हैं, अदर कंट्री में आप जाते हैं तो आपको वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है। और वो कल्चर अगर आपको फेस देखना है, आप वो लाइफ जीना चाहते हैं, आप अदर कंट्री में घूमना चाहते हैं, तो आप एमईए को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी मेरिट तो हाई जाएगी भाई, सीधी सी बात है कि डिमांड में रहने वाली जॉब है। तो एमईए जो जॉब है आपकी, जब आप अदर कंट्री में जाते हैं तो वहां पर आपको यहाँ से कई गुना सैलरी मिलती है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर आपको जितनी भी सैलरी मिल रही थी 60,000, 70,000, 80,000, तो इससे 3 गुना 4 गुना सैलरी आपकी एमईए के थ्रू आपको अदर कंट्री में दी जाएगी। और जब आप अपने देश में वापस आएंगे तो वहां पर फिर आपको जो है उसका इनकम टैक्स भी नहीं देना होता है। तो ये एक बढ़िया जॉब है। लेकिन बात वही है कि भाई अगर आप अदर कंट्री में रहेंगे 8 महीने 7 महीने वहां पर रहे, फिर दोबारा या अदर किसी मतलब एक तरीके से 1 साल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, प्रमोशन ना के बराबर है। तो अगर आप घर से दूर रह सकते हैं या फिर किसी छोटे मोटे फंक्शन में तो आप आ नहीं पाएंगे अगर घर में कुछ होगा, तो इसलिए आप घर से दूर रह सकते हैं। और ऐसा कल्चर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई आप ऐसा कल्चर जीना चाह रहे हैं, तो ये आपकी बेस्ट जॉब है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि भाई मेरिट बहुत हाई जाती है। तो देख लो भी इसको एक बार, आगे देखें इसके बाद में अगला क्या है। तो अगला है आपका 4800 ग्रेड पे। तो एसएससी की सबसे ज्यादा पे की जाने वाली जॉब 4800 ग्रेड पे ये है आपकी AAO की। इसकी फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो एकमात्र ऐसी जॉब जो एसएससी सीजीएल के अंदर सबसे ज्यादा पैसा देने वाली जॉब कौन सी है आपकी, AAO। जैसे आपने सुना भी होगा, लेकिन इसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स का एक अलग से पेपर देना होता है। तो ज्यादातर बंदे जो है इसको चुनते नहीं है। बस वही मतलब ये जो पोस्ट है आपकी तभी चुनी जाती है जो कोई पर्टिकुलर बंदा ही इच्छुक होता है कि स्पोर्ट कि मुझे यही पोस्ट चाहिए बस, है ना। तो क्योंकि ये आपकी जो है ना गैजेटेड पोस्ट होती है एक तरीके से, तो ये भी एक रुतबा तो इतना ज़्यादा है, कोई पर्सन को इतना नाम पता नहीं होता है कि भाई AAO क्या है। अक्सर लोगों की जुबान पर इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, एमईए होता है। तो ये पोस्ट जो है आपकी पैसों के मामले में सबसे ऊपर है। एसएससी की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड कौन सी जॉब है, तो वो आपकी AAO, ठीक है ना। तो भी देख लो एक बार। उसी हिसाब से मैंने आपको बताया कि अगर आपको भाई होम स्टेट मतलब घर के पास की सिटी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि भाई आपके 300 में से 290 मार्क्स आ गए या फिर 280 मार्क्स आ गए। अब आप सोच रहे हैं कि आपको जो लोकेशन है वो घर के पास में मिल जाए, तो आप सोचो कि आपने इनकम टैक्स को पहली प्रायोरिटी पर डाल दिया। अब आप अंदाजा लगाओ आपने क्या किया, आपने इनकम टैक्स को पहली प्रायोरिटी पर डाल दिया। तो मान लो कि भाई इनकम टैक्स की पोस्ट है आपकी, मान लो ये पोस्ट है आपकी इनकम टैक्स, ठीक है, और इनकम टैक्स के बाद में ये आपकी उससे नीचे वाली पोस्ट है, मान लो कि ये आपकी किसकी है, टीए की है ना, और ये आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है। तो आप खुद सोचो कि मान लो कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स हैं भाई 280 मार्क्स, ठीक है। और टीए बनने में, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, टीए बनने के लिए मान लो कि भाई 270 मार्क्स चाहिए, कितने चाहिए, 270। और इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए मान लो कि भाई यहां पर मान लो कितने चाहिए, मान लो चाहिए भाई 320 मार्क्स चाहिए। और अंदाजा लगा लो कि आपके जो मार्क्स है ना वो 318 है, कितने, चलो थोड़ा ज्यादा देते हैं, आपके 322 है, आपके कितने, 322 है। तो अब आपके दिमाग में बात आई होगी
आप सोचोगे कि भाई अगर आपके 322 मार्क्स आ गए तो आपके तो इनकम टैक्स से मतलब आप इनकम टैक्स बन सकते हो, और आप बन भी जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सोचो कि एक पर्सन जो इनकम टैक्स में जो जिसके मार्क्स कितने हैं आपके, मान लो 340 है, एक पर्सन के मार्क्स है 340, तो अगर वो अपने पास की मतलब अगर एसएससी ऐसा कुछ करवाती है कि वो आपकी लोकेशन फिल कराती है, तो एक पर्सन जिसके मार्क्स 340 हैं और उसने फिल किया है पहली प्रायोरिटी पर इनकम टैक्स फिल किया है, तो एसएससी क्या करेगी, एसएससी तो सबसे पहले उसी की प्रायोरिटी को फिल करेगी ना भाई, एसएससी तो उसी को पहले नंबर पर रखेगी जिसके ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो जिसके 340 मार्क्स आए हैं एसएससी उसको पहले नंबर पर डाल देगी, मतलब उसके पास की उसकी चॉइस की लोकेशन एसएससी उसको दे देगी, है ना। और अगर आपके मार्क्स है 322 और आईटीआई के लिए आपको चाहिए 320, तो आपको अंत में भेजा जाएगा, आपको हो सकता है कि केरला भेज दिया जाए, आपको हो सकता है कि अंडमान भेज दिया जाए, तमिलनाडु भेज दिया जाए। तो अगर आपके बॉर्डर लाइन पर मार्क्स आ रहे हैं तो आप इनकम टैक्स या एमईए जैसी बड़ी पोस्ट को फिल ना करो, आपको पता नहीं कहां भेज दिया जाएगा। तो अगर आपके 322 मार्क्स हैं और टीए बनने के लिए आपको 270 280 के आसपास मार्क्स चाहिए, तो अगर आप इतने मार्क्स पर ये फिल कर देते हो तो यहाँ पर आपको अपने नजदीक की अपने पास की लोकेशन मिल जाएगी, क्योंकि आप इसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा मार्क्स लाए हो, तो इसके हिसाब से तो आप टॉप की प्रायोरिटी पर हो। तो यहाँ पर आप ये ना चुन करके अगर ये चुन लो तो आपको आपके पास का, आपके घर के आसपास का, नजदीक का कोई भी एरिया मिल जाएगा, है ना। तो आप इस चीज को ध्यान में रखो कि अगर अगर कहीं पर आपको अपना होम स्टेट चाहिएगा, ठीक है, तो आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको घर के पास की लोकेशन मिल जाएगी, और अगर आपके मार्क्स खराब हैं और आपने टॉप पर ही इनकम टैक्स डाल दिया तो कैसे मिलेगी, फिर आपको पता नहीं कहाँ डाला जाएगा, हो सकता है ना मिले, और मिल गई तो पता नहीं कहाँ मिलेगी, आपको साउथ में मिल जाए। आगे देखो अगला क्या है भाई आपका पावर के मामले। आप देख लो भाई, सबसे ज्यादा पावर देखने को मिलती है इनकम टैक्स ऑफिसर की, उसके बाद में एग्जामिनर की होती है, जीएसटी इंस्पेक्टर की होती है, डिविजनल अकाउंटेंट की होती है, डीए है, तो डीए की भी काफी अच्छी खासी पावर होती है भाई। डीए का काम क्या होता है भाई, जो भी टेंडर वगैरह पास होते हैं तो साइन करना, इलीगल तो नहीं है, वो साइन करने का काम डीए का ही होता है। तो डीए भी एक तरीके से क्लर्क में बैठ करके बाबू की तरह काम करता है। तो ये जो पर्सन है आपका, इसकी भी काफी पावर है, जीएसटी इंस्पेक्टर की पावर है, एग्जामिनर की पावर है, और आपकी ये भी पावर है। तो पावर के हिसाब से देखना चाहते हो तो ये देख लो भाई। लेकिन इसके पास में यूनिफॉर्म नहीं होती है आईटीआई के पास में। और बात करें प्रमोशन की, बात करें तो एएसओ भाई, एएसओ का मतलब क्या है आपका, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो सीएसएस के अंडर में आती है। सीएसएस एक संस्था का नाम है। तो यहाँ पर आप देखो भाई, ये केवल ओनली इन दिल्ली, ओनली इन दिल्ली, एकमात्र दिल्ली में रहने वाली जॉब क्या है आपकी, एएसओ। एएसओ ही एकमात्र जॉब है जो दिल्ली में रहती है। तो आप देख लो, इसमें आपकी 4 से 5 साल में प्रमोशन होते रहते हैं, 4 से 5 साल में प्रमोशन, 4 से 5 साल में प्रमोशन आपके होते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख लो भाई, 2 प्रमोशन, कितने, 2 प्रमोशन, 2 प्रमोशन के बाद में इस पर्सन की पावर हो जाएगी आईएएस के जैसी, आईएएस के जैसी, मतलब वो आपको एक पावर की बात करें तो पर्सन की इतनी पावर हो जाएगी कि वो आईएएस की तरह, ठीक है, आईएएस की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर होते हैं। बात करें भाई आपका आईटीआई इनकम टैक्स ऑफिसर, यहाँ पर 8 से 12 साल में प्रमोशन होते रहते हैं। ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, यहाँ पर आपके डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर आपके उसके अंदर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम करने के बाद में उसके थ्रू आप जो है आगे प्रमोशन पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्टली प्रमोशन नहीं करे जाते हैं कि भाई 4 साल के बाद प्रमोशन होगा ही होगा, पास के बाद होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके निश्चित है एएसओ में 4 से 5 साल बाद प्रमोशन होगा, और उसके बाद में 2 प्रमोशन अगर आपके हो गए तो ये पावर हो जाती है आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर के बराबर, और इनकम टैक्स नहीं आईएएस के बराबर। और बात करें आईटीआई, तो यहाँ पर 8 से 12 साल में प्रमोशन हो जाता है। और अगर आप प्रमोशन को नहीं, अगर आप केवल दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था, दिल्ली में चाहे वो सीएसएस के अंडर में हो, सीएसएस का मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, तो सीएसएस जो है इसके अंडर में जो जॉब है वो कौन सी है आपकी, एएसओ। एएसओ जो है वो पोस्ट का नाम है, एएसओ पोस्ट का नाम है, और ये जिस संस्था में पोस्ट है। तो देखो भाई, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिस भी पोस्ट के साथ में आपको ये लगा मिल जाए एएसओ, ठीक है, तो वहां पर समझ लो वो दिल्ली की जॉब है। तो एएसओ चाहे वो सीएसएस के अंडर में हो, और वही एएसओ चाहे आपकी मिनिस्ट्री रेलवेज के अंडर में हो, चाहे एएसओ किसके अंडर में हो, आपकी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में हो, चाहे वो एएसओ आपकी एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में हो, चाहे वो एएसओ आपकी जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर में हो, चाहे वो एएसओ आपकी यहाँ पर हो वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के अंडर में, चाहे वो एएसओ यहाँ पर हो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और चाहे वो एएसओ कहाँ पर हो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये वाली हो जहाँ पर दे रखी है आपकी कौन सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 8 जॉब है जहां पर आपको जॉब के पीछे एएसओ लगा दिख रहा है। तो ये चाहे वो एमईए की एएसओ हो, चाहे वो सीएसएस की एएसओ हो, कोई भी आपकी एएसओ हो, हर एएसओ वाली जॉब आपकी कहां पर मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी। और आराम से पीसफुल वाली जॉब है कि भाई आप 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक काम करेंगे, कोई फील्ड वर्क नहीं है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि फील्ड वर्क जिस में होता है, जैसे मान लो आईटीआई हो गया आपका इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में फील्ड वर्क होता है। तो फील्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता कि आप लगातार जो है फील्ड वर्क में ही काम करेंगे। कभी कभी साल में कुछ महीने ऐसे आ जाते हैं या कुछ दिन आपके ऐसे आ जाते हैं जहां पर आपको फील्ड वर्क पर जाना पड़ता है, वरना
फील्ड वर्क, जो फील्ड वाली जॉब होती है वहां पर भी आपको ऑफिस में बैठकर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप फील्ड वर्क की जॉब है तो फील्ड वर्क में जाते रहोगे, ठीक है। तो आप देख लो कि भाई ये बहुत ही पीसफुल जॉब है। एएसओ, दिल्ली में काम करना चाहते हो, वहीं पर सेटल्ड होना चाहते हो, सोच रहे हो कि भाई आपकी फैमिली दिल्ली में सेटल्ड हो जाए और आप जो है एक तरीके से वहीं पर रहें, सारा कुछ सेटल हो जाए, तो आप एएसओ को चूज करो, दिल्ली में रहो पीसफुल आराम से, ठीक है। और देखो इसके बाद में अगर बात करूं जॉब्स ऑफ फिक्स टाइम, जो फिक्स टाइम की है, मतलब आपको 9 बजे से 6 बजे तक काम करना है, बाकी कोई आपको टेंशन ही नहीं लेनी। जैसे आप सोच रहे हो कि भाई एग्जामिनर की जॉब हो गई, प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब हो गई, ये ऐसी जॉब है जहां पर आपको कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपको जो है रात में भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि भाई ये काम ऐसे हैं जो पोर्ट पर होते हैं, बंदरगाह पर होते हैं, तो आपको वाहन वगैरह को रोक कर चेक करना पड़ता रहता है, तो ये आपके जो है दिन रात का काम होता है, तो वो पीसफुल जॉब नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक की पीसफुल जॉब है, जहाँ पर आपको बस गए और काम करना है, उसके बाद में घर पर आ गए, बाकी टेंशन वहाँ खत्म, उसको आप घर की बातें जब आप घर पर आ जाएंगे तो सबको भूल जाएंगे। तो ऐसी जॉब क्या है, ऐसी जॉब एक आपकी एएसओ है सीएसएस में, जो मैंने बताया दिल्ली में होती है, ठीक है। बाकी पीए, पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है, पोस्टल पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, टीए टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट, तो ये ऐसी जॉब है जो आपकी फिक्स टाइम की जॉब है, इनको देख लो एक बार। 2400 ग्रेड पे की जॉब, टैक्स कौन कौन सी है आपकी, टीए टैक्स असिस्टेंट और पीए पोस्टल असिस्टेंट। और बात करें इसके बाद में क्या है भाई, बिफोर फिलिंग पोस्ट प्रेफरेंस मस्ट चेक सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, या फिर आप डीईएसटी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, या फिर हाइट, या फिर कलर ब्लाइंडनेस, या फिर ये क्या है पोस्ट नोट फॉर अबव 27, या फिर मार्क्स। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, ये बहुत काम की बात है। जैसे मैं आपको कहूं कि अभी हम लोग को लग रहा होगा कि कोई भी पोस्ट फिल कर दो, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने क्या किया, अगर आपने मान लो एक्साइज ऑफिसर को, एक्साइज इंस्पेक्टर को ऊपर चुन दिया, अब सोच के देखो कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आपको हाइट रिक्वायर्ड है और आपकी हाइट नहीं है, तो उसके बाद में क्या होगा कि भाई यहाँ तो आपको चुन लिया जाएगा, जब आपने पहले नंबर पर एक्साइज ऑफिसर चुन दिया और आपके मार्क्स भी अच्छे खासे हैं तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपसे कहा जाएगा भाई कि आपकी हाइट तो इतनी नहीं है, तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा और पूरी साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो फिर से बता दूं, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से चेक कर लो कि आपकी जिस पोस्ट को चुन रहे हो उसके लिए आपकी हाइट है कि नहीं है। जैसे अक्सर हम लोग ये मानते हैं कि भाई एसएससी में हाइट नहीं चाहिए, एसएससी सीजल है तो वहां पर कोई भी बंदा चुना जा सकता है, हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, सभी पोस्ट में, कुछ पोस्ट ऐसी भी है जहां पर आपको हाइट भी चाहिए होती है। तो ये वही पोस्ट है, देखो बता दूं, अगर एसएससी सीजल में 30 पोस्ट हैं, वैसे 60 हो गई, 60 है लगा सब लगाकर, तो अगर 30 पोस्ट हैं तो ऐसा नहीं सब में हाइट नहीं चाहिए। कुछ पोस्ट है जहां पर आपको टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टाइपिंग। कुछ पोस्ट है जहां पर आपको सीपीटी की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर हाइट की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर कलर ब्लाइंडनेस लिख रखा है कि यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए, और कहीं पर वही है कि भाई 27 साल से ऊपर वाले नहीं चाहिए, और कहीं पर आपके मार्क्स की बात है। तो सारी चीजें एक बार देख लेना, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे आप ये देख लो, ये 4 पोस्ट का नाम याद रखना, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर कहाँ पर, सीबीआई में, और एक हो गया आपके नार्कोटिक डिपार्टमेंट में। तो ये 4 पोस्ट आपकी ऐसी हैं, देख लो भाई एक बार, मतलब 4 हो गई, कौन कौन सी, एक जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, ये पहले एक्साइज हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज करके जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर हो गया, और आपका जो है एग्जामिनर हो गया, और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हो गया आपके सीबीआई में। तो ये 4 पोस्ट आपकी ऐसी हैं जहां पर आपको हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपकी हाइट कम है तो एक बार चेक कर लेना गूगल पर जाकर के कितनी हाइट चाहिए। तो यहाँ पर 4 पोस्ट को फिल मत करना, बिल्कुल फिल मत करना अगर आपकी हाइट नहीं है तो। और उसके बाद में देख लो भाई आगे, और मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो पीडीएफ है वो डलवा दूंगा, वहां पर आपको दिख जाएगा कि भाई कहाँ पर आपको सीपीटी मतलब कहाँ पर आपको जो है ये क्या बोलते हैं आपकी कलर ब्लाइंडनेस को देख लेना एक बार, कि अगर आप कलर ब्लाइंड है तो कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए वो नहीं चाहिएगा, तो आप देख लेना, उसको फिल मत करना। और सैलरी की बात करें तो भाई सबको पता है कि सबसे नंबर 1 सबसे टॉप पर जॉब आती है आपकी डबल एओ, ठीक है। तो डबल एओ 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है, 4800 ग्रेड पे की एसएससी सीजल के अंदर, ठीक है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आपकी सीबीआई के अंडर जो है ये दूसरे नंबर पर आती है, फिर आईटीआई इनकम टैक्स आती है। तो अगर किसी को पैसा चाहिए तो भाई सबसे नंबर पर, पहले नंबर पर ये वाली रखना। हालांकि ये कैसे रखोगे इसके लिए तो आपको एक अलग अलग से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कहाँ पर, सीबीआई में, और आपके इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए। और अगर बात करें भाई, चलो, तो मैंने आपको सारा कुछ बताया, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराया, तो मैंने क्या बताया देखो एक बार। सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम पेपर देते हैं तो पेपर देने के बाद में फिर हमको लगता है कि कोई सी पोस्ट भर दो, केवल हमको एक जॉब ही तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी पूरे साल की मेहनत खराब हो सकती है कि अगर आपने पोस्ट को एनालाइज नहीं किया। डीपली एनालाइज करना है आपको, पोस्ट को डीपली कैसे करोगे, हर एक पोस्ट
पर आपको ये होना चाहिए कि ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग ये मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपके मार्क्स जो हैं लगभग 270 80 90 तक हैं, तो वही बता रहा हूँ कि आपको भाई 2400 ग्रेड पे की पोस्ट जो है उनको प्रेफर करना, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है उनको प्रेफर करना, जो ऑडिटर वाली जॉब है या फिर टी वाली जॉब है उनको प्रेफर करना। बाकी ITI हो गई, GST इंस्पेक्टर हो गई, ये बड़ी इन पोस्ट की तरफ मत जाना। और दूसरी बात, इनको हाइट रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो प्रेफर कर सकते हो, दिल्ली चाहिए केवल तो आप ASO वगैरह प्रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, बाकी इसकी हम एक PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। और बाकी जो भी कोई आपको क्वेरी वगैरह है या कोई चीज़ अगर आपका डाउट बना हुआ है तो आप उसको एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि उसका हम लोग रिप्लाई कर दें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।